नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, इंसानी दिमाग की गहराइयों में। हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया की जिसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। कभी सोचा है आपने, हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। हमारे सोचने का तरीका, हमारी फीलिंग्स, हमारे काम, आखिर इन सब के पीछे छिपा क्या है? इंसान का दिमाग देखिए बहुत पेचीदा होता है, बिल्कुल इस रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट की तरह, जहां हर किसी को कुछ अलग ही नजर आता है। तो सवाल ये है कि मनोवैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा उठाते कैसे हैं? उनके पास इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए कुछ खास और सिस्टमैटिक तरीके होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट आखिर चीज़ क्या है। अच्छा, इसे ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो एक्सरे, ब्लड टेस्ट ये सब करते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही मनोवैज्ञानिक किसी के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से किसी के मन का, उसकी सोच की दुनिया का एक पूरा डिटेल्ड नक्शा बनाने जैसा है। और हाँ, जैसे हर शारीरिक समस्या के लिए एक ही टेस्ट नहीं होता, ठीक उसी तरह दिमाग की हर पहेली को सुलझाने के लिए भी अलग अलग तरह के असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है क्लिनिकल असेसमेंट। ये सबसे आम है। मतलब जब कोई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन महसूस कर रहा हो, तो एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल उसकी जांच करता है। इसका मकसद होता है समस्या को समझना, उसका सही सही निदान करना और फिर इलाज का एक सही रास्ता तैयार करना। अब आते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट पर। यहाँ सारा का सारा फोकस हमारे ब्रेन पर होता है, हमारे दिमाग पर। इसमें यह देखा जाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है और उसका असर हमारी याददाश्त, ध्यान देने की क्षमता, इन सब पर कैसे पड़ रहा है। ये खास तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब किसी को कोई दिमागी चोट लगी हो या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या का शक हो। फिर है पर्सनैलिटी असेसमेंट। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, या आप कुछ खास सिचुएशन में एक खास तरीके से ही क्यों रिएक्ट करते हैं? ये असेसमेंट बस इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। ये आपके यूनिक स्वभाव, आपके व्यवहार के पैटर्न और आपके इमोशनल रिएक्शंस को समझने में मदद करता है। और फिर आते हैं कुछ बहुत ही खास तरह की असेसमेंट जो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने करियर के लिए सही रास्ता चुनना है, या किसी कानूनी मामले में किसी की मानसिक हालत को समझना है, या फिर बच्चों में ADHD या ऑटिज्म जैसी समस्याओं का पता लगाना है। इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड असेसमेंट होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर असेसमेंट का एक खास मकसद है। क्लिनिकल का काम है निदान और इलाज, न्यूरोसाइकोलॉजिकल का दिमाग और सोच के लिंक को समझना, पर्सनालिटी का काम है आपके स्वभाव को जानना, और स्पेशलाइज्ड का खैर खास सवालों का जवाब देना। और मजे की बात यह है कि अक्सर एक पूरी और साफ तस्वीर पाने के लिए ना, इन अलग अलग असेसमेंट्स को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि अलग अलग तरह के असेसमेंट होते हैं, तो चलिए अब एक मनोवैज्ञानिक की टूलकिट को जरा खोलकर देखते हैं। पता लगाते हैं कि वो कौन से औजार हैं जिनका इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया में होता है। इंटरव्यू भी देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये बिल्कुल एक सर्वे फॉर्म की तरह है, सवाल पहले से तय, सबके लिए एक जैसे। इससे मिलती है कंसिस्टेंसी। और दूसरी तरफ है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये गाइडेड बातचीत की तरह है। कुछ सवाल तो तय होते हैं, पर बातों बातों में और भी गहरी चीजें पता चल जाती हैं। ज्यादातर क्लिनिकल सेटिंग्स में ये दूसरा वाला तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि इससे जरूरी जानकारी भी मिल जाती है और एक कनेक्शन भी बनता है। अब सवाल आता है कि किसी की पर्सनालिटी को मापा कैसे जाता है। इसके लिए तीन मेन तरीके हैं। पहला है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, मतलब आपको एक सवालों की लिस्ट दी जाएगी और आपको अपने बारे में जवाब देने होंगे। दूसरा है प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें आपको कुछ अजीब अस्पष्ट सी तस्वीरें जैसे स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है। इससे आपके अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन की बातें सामने आती है। और तीसरा तरीका है सीधा सीधा आपके व्यवहार को देखना, यानी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। देखिए, जब किसी के मन की इतनी गहरी जानकारी हाथ लगती है, तो उसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कुछ बहुत ही सख्त नियम और कायदे बनाए गए हैं। नैतिकता यहाँ सबसे ऊपर है। और ये हैं वो नियम जो इस प्रक्रिया की नींव हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपकी बातें गुप्त रहेंगी। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। जो असेसमेंट कर रहा है उसका काबिल होना भी जरूरी है।
कल्चरल सेंसिटिविटी यानी आपकी संस्कृति का सम्मान हो, और आखिर में फेयरनेस मतलब किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। और याद रखिए, ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं हैं, ये पक्के नियम हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा और समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि असेसमेंट के दौरान आप जो कुछ भी बताते हैं, आपकी पर्सनल बातें, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स, सब कुछ पूरी तरह से प्राइवेट और सेफ रखा जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी भरोसे पर तो पूरी प्रक्रिया टिकी है। अगर ये भरोसा ही नहीं होगा तो कोई भी अपने मन की बात खुलकर कैसे कह पाएगा, और फिर तो असेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये देख लिया कि असेसमेंट क्या है, कितने तरह का है और कैसे किया जाता है। पर जब ये सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में यही जानते हैं। तो सारी जांच और बातचीत के बाद सारी जानकारी को एक साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट में डाला जाता है। इसे कहते हैं साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। इसमें असेसमेंट के सारे नतीजे, क्या समस्या है यानी डायग्नोसिस, और आगे क्या करना चाहिए यानी इलाज के सुझाव, सब कुछ लिखा होता है। ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है जो एक क्लियर पिक्चर देता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद किसी पर कोई पागल या बीमार का ठप्पा लगाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य है उस इंसान को गहराई से समझना और उसकी मदद के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एक साफ रास्ता तैयार करना। तो ये थी कहानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर आपको अपने खुद के दिमाग को समझने का मौका मिले और आप उसके बारे में सिर्फ एक चीज़ जान सकते हो, तो वो क्या होगी जिसे आप सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।